दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया में। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार के टॉप न्यूज से। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगले 2 दिनों तक सामान्य रहेगा मौसम। एक सप्ताह बाद न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले कुछ दिनों तक ठंड पड़ने की संभावना नहीं है। वहीं वायु प्रदूषण में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। पटना का AQI लेवल 248 दर्ज किया गया है। इसके अलावा हाजीपुर का 216, सिवान का 207, बेगूसराय का 200, मुजफ्फरपुर का 184, अररिया का 165 और पूर्णिया का 154 दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच की रहने की संभावना है। वहीं दक्षिण बिहार में न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और उत्तर बिहार में 19 से 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। अगले एक सप्ताह के बाद न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 1,87,000 शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन शुरू। पति पत्नी को अलग अलग पंचायतों के स्कूलों में भेजा जाएगा। बिहार के 1,87,000 सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों और BPSC से पहले और दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए 7 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को हर हाल में स्थानांतरण के लिए विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापना स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापना कर दिया जाएगा। नई प्रतिस्थापना के बाद यह नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनते हुए विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। पुरुष शिक्षकों को अधिकतम 10 अनुमंडल और न्यूनतम 3 अनुमंडल का ऑप्शन देना है। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश सरकार एक्शन मोड में 2005 से अब तक संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा तलब 3 दिनों के अंदर। अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और विभागों में रिक्त पदों को भरने की कवायद जोर शोर से चल रही है। अलग अलग विभागों अपने यहाँ रिक्त पदों का आकलन करने में जुटे हैं। विभागों की कोशिश है कि चुनाव के पहले अधिक से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति कर लिया जाए। इसी कड़ी में भवन निर्माण विभाग ने विभाग के प्रशासनिक संविदा और बाह्य स्रोत से नियुक्त कर्मियों का ब्यौरा तलब किया है। भवन निर्माण विभाग के उप सचिव शिव रंजन की ओर से सभी अधीक्षण अभियंताओं को एक पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि 2005 से अब तक संविदा और बाह्य स्रोतों से नियोजित कर्मियों से संबंधित आंकड़े विभाग को हर हाल में 3 दिनों के अंदर मुहैया करा दे। विभाग ने कहा कि 3 दिनों के अंदर उक्त जानकारी विभाग को ईमेल के माध्यम से, जबकि 13 नवंबर तक भौतिक रूप से विभाग को अविलंब मुहैया कराया जाए। बड़ी खबर में देखिए, सांसद पप्पू यादव को फिर मिली बिश्नोई गैंग से धमकी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी दी गई है। हालांकि इस बार यह धमकी उन्हें सीधे फ़ोन नहीं करके उनके PA के जरिए दी गई है। फ़ोन करने वालों ने PA को फ़ोन करके बताया कि बिश्नोई गैंग से उनकी सुपारी मिल गई है। धमकी देने वालों ने बताया कि 4 लोगों को पप्पू यादव को मारने की सुपारी दी गई है। जल्द ही पप्पू यादव की हत्या कर दी जाएगी। इस पूरे मामले में पप्पू यादव के PA मोहम्मद सादिक आलम ने गुरुवार को कनाट प्लेस थाने में इस धमकी के बारे में जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जहां उन्होंने बताया कि WhatsApp मैसेज के जरिए यह धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को कोड़ी भाई बताया है और उसके DP पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी हुई है। बड़ी खबर में देखिए, JEE मेन परीक्षा देने के लिए अब कोई आयु सीमा नहीं, लगातार 3 साल तक मिलेगा मौका। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। JEE मेन 2025 में शामिल होने के लिए अब आयु सीमा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह फैसला उन छात्रों के लिए राहत भरा है जो किसी वजह से आयु सीमा के कारण इस प्रतिष्ठित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते थे। NTA के इस नियम के अनुसार 2025 में JEE मेन के लिए आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। हालांकि आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को कुछ अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा। इसके तहत JEE मेन 2025 के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को 12वीं या उसके समकक्ष परीक्षा 2023 या 2024 में उत्तीर्ण होनी चाहिए, या फिर वे 2025 में इस परीक्षा में शामिल हो रहे हो। इसका मतलब यह है कि 2022 या उससे पहले 12वीं पास करने वाले छात्र अब JEE मेन 2025 में शामिल नहीं हो सकेंगे। NTA के नियम के अनुसार छात्र JEE मेन में लगातार 3 वर्षों तक परीक्षा दे सकते हैं। यदि कोई छात्र 2023 में 12वीं पास कर चुका है तो वह 2023, 24 और 2025 के लिए JEE मेन परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसी प्रकार 2024 में 12वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्र 2024, 25 और 26 में इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। हालांकि NTA ने आयु सीमा हटा दी है, लेकिन यह छूट प्रवेश पाने के लिए संस्थानों के नियमों पर निर्भर होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि कुछ संस्थानों में अपने खुद के आयु मानदंड होते हैं जो छात्रों को प्रवेश के समय पूरे करने होते हैं।
इसीलिए छात्रों को जेईई मेन में आवेदन करते समय अपने संभावित संस्थानों के आयु संबंधी नियमों को भी ध्यान में रखना होगा। बड़ी खबर में देखिए, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जल्द मिलेगी 12 नए कोर्सों की स्वीकृति, छात्रों के लिए बढ़ेगी अवसर। बिहार के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर जोड़ने की तैयारी हो चुकी है। विश्वविद्यालय ने 12 नए अन्य पाठ्यक्रमों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की राशि जमा कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 20 दिनों में इन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। एनयू के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने इसकी पुष्टि की और बताया कि यह कदम छात्रों के लिए नए अवसरों को खोलने में सहायक होगा। इससे पहले केवल 15 पीजी विषयों में नामांकन की स्वीकृति थी, जिसमें छात्रों के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया जारी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार डीएलएड स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई। बिहार के डीएलएड कोर्स संचालित करने वाले गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-26 के रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत उम्मीदवार 6 नवंबर से 12 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है कि वे इस अवधि में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। रिक्त सीटों का विवरण 5 नवंबर को डीएलएड समिति के पोर्टल पर प्रकाशित कर दिया गया है, जिसके आधार पर ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया विस्तृत योजना भी जारी कर दी गई है। 13 नवंबर को संबंधित संस्थान द्वारा मेगा सूची की औपबंधिक सूची प्रकाशित की जाएगी। 14 और 15 नवंबर को इस सूची पर आपत्तियां प्राप्त की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने आवेदन की स्थिति के बारे में शंका या त्रुटि सुधार का अवसर मिलेगा। इन आपत्तियों का समाधान 16 नवंबर तक किया जाएगा, जिसके बाद 18 नवंबर को अंतिम मेगा सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 18 से 20 नवंबर तक इस सूची के आधार पर नामांकन कर लिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार उपचुनाव और झारखंड चुनाव के लिए प्रचार करेंगे चिराग पासवान। बिहार विधानसभा के चारों सीटों पर हो रहे उपचुनाव और झारखंड चुनाव को लेकर चिराग पासवान एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जल्द ही चुनाव प्रचार के लिए उतरने वाले हैं। चिराग ने बताया कि बिहार के चारों सीटों पर एनडीए की जीत होगी, वहीं झारखंड में भी एनडीए अपनी सरकार बनाएगी। इसी दौरान चिराग ने बताया कि शुक्रवार और शनिवार को बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। चिराग ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बिहार हो या जहां भी विधानसभा के चुनाव हो, वहां एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार के उपचुनाव में मैं भी 8-9 तारीख को चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगा और 10 से 11 तारीख को झारखंड में चुनाव प्रचार करूंगा। परिणाम पूरी तरीके से एक तरफा होंगे और हमारे पक्ष में होंगे। वहीं कनाडा में हो रहे हिंदुओं पर हमले पर चिराग ने कहा कि वहां की सरकार जिस तरीके से हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोकने में विफल रही है, निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर है और यह दर्शाता कि वह गलत सोच का समर्थन करते हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 17 राजस्व कर्मियों के खिलाफ जांच शुरू, 1 को किया गया बर्खास्त। बक्सर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को डीएम अंशुल अग्रवाल ने कसना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने राजस्व विभाग के कर्मचारी को बर्खास्त की है। इसके साथ ही विभाग के 17 और कर्मियों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी गई है। अगर दोष सिद्ध होता है तो इनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा, डीएम ने यह साफ कर दिया है। वहीं डीएम की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया कि जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है, चाहे कोई भी हो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डीएम अंशुल अग्रवाल ने जिले के हेल्थ सिस्टम को भी दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है। आदेश पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जिले भर के करीब 55 निजी अस्पतालों पर छापेमारी की है। बक्सर और डुमरांव दोनों अनुमंडलों के विभिन्न प्रखंडों में स्थित अस्पतालों में कई कमियां पाई गई थी। छापेमारी के दौरान 30 के करीब निजी अस्पताल, क्लिनिक, जांच घर, अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील भी कर दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, पटना और दिल्ली के बीच चलेगी नई स्पेशल ट्रेन, कोलकाता वालों के लिए भी खुशखबरी। त्योहार के अवसर पर यात्रियों को सुविधाजनक आवागमन के लिए और कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छठ पर्व बाद दिल्ली जाने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 03329 पटना नई दिल्ली पूजा स्पेशल 9 नवंबर एवं 11 नवंबर को पटना से 2:05 बजे चलकर दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते अगले दिन 8 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में गाड़ी संख्या 03330 नई दिल्ली पटना पूजा स्पेशल 10 नवंबर एवं 12 नवंबर को नई दिल्ली से 9:30 बजे चलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर के रास्ते अगले दिन 2:20 बजे पटना पहुंचेगी। बड़ी खबर में देखिए, अब होम सेंटर पर नहीं होगी इंजीनियरिंग की विद्यार्थियों की परीक्षा, नई गाइडलाइन जारी। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकित विद्यार्थियों की परीक्षा अब होम सेंटर पर नहीं होगी।
इसको लेकर सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्देश को जारी कर दिया गया है। लंबे समय से छात्र छात्राएं होम सेंटर पर सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन की मांग कर रहे थे। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसकी जानकारी MIT समेत अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी भेज दी गई है। कहा गया कि यह फैसला अगली सभी परीक्षाओं से प्रभावी होगा। परीक्षाओं में होम सेंटर बनाने या नहीं बनाने संबंधी प्रस्ताव को लेकर पिछले दिनों बैठक हुई थी। उसी आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसमें सभी कॉलेजों और छात्र छात्राओं को सूचित किया गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली सभी परीक्षाएं उन परीक्षा केंद्रों पर होगी जहां वे छात्र नहीं है। छात्र संगठन की ओर से होम सेंटर पर परीक्षा कराए जाने की मांग की जा चुकी है। दूसरी ओर सेमेस्टर परीक्षाओं में इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों की ड्यूटी भी दूसरे जिले के संस्थान में लगा दी जाती है। इससे उन्हें आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही अब MIT के छात्र छात्राओं को दूसरे जिले के संस्थानों में परीक्षा देने के लिए जाना होगा। पहले शिक्षकों की ड्यूटी दूसरे संस्थानों में लगाए जाते थे। नई अधिसूचना जारी होने के बाद बताया जा रहा है कि इसका विरोध हो सकता है। बड़े खबर में देखिए, बिहार में ग्रामीण बैंकों का होगा विलय, अपने शेयर को खुले बाजार में बेचेगी केंद्र सरकार। ग्रामीण बैंकों के विलय का एक बड़ा उद्देश्य IPO जारी करना है। राशि जुटाने के लिए इन बैंकों में केंद्र सरकार के शेयर की खुले बाजार में IPO के जरिए बिक्री होगा। बिहार के दोनों ग्रामीण बैंक, उत्तर ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय हो जाने के बाद IPO आएगा। प्राप्त होने वाली राशि से नवगठित ग्रामीण बैंक का कायाकल्प होगा। वर्ष 1975 में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी और 2005 तक इनकी संख्या 196 थी। उनमें से अधिक संख्या घाटे में थे। समाधान सुझाने के लिए केंद्र सरकार ने व्यवसाय समिति का गठन किया था। समिति के सुझाव पर 3 चरणों में ग्रामीण बैंकों का आपस में विलय हुआ। इसके बावजूद इनकी संख्या 43 रह गई है। बड़े खबर में देखिए, पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। पूर्णिया में जल्द हवाई सेवा शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में लगातार प्रगति हो रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वास्तुविद द्वारा एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। अगले 30 से 40 वर्षों के फुटफॉल को ध्यान में रखकर यह डिजाइन तैयार किया गया है। साथ ही इसमें सभी अत्याधुनिक एवं आवश्यक सुविधाओं को समाहित किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार पूर्णिया एयरपोर्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया जाना है। DM कुंदन कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में काफ़ी प्रगति हो चुकी है। जो भी बाधा बची है उसे शीघ्र दूर करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। BCCI ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। टीम अपने मैच दुबई में खेलना चाहती है। भारतीय टीम अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजे गए एक लेटर में अपने फैसले के पीछे सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा है कि यह हमारा फैसला है। हमने PCB को लेटर लिखकर अपने मैच दुबई में कराने को कहा है। चैंपियंस ट्रॉफी ड्राफ्ट शेड्यूल के मुताबिक अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इस इवेंट के मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हो सकते हैं।